ऑलराइट, तो अभी हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, साउंड एंड फॉर्म ऑफ स्वरा. आगे के ये जो 2-3 चॅप्टर आहे ना, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन आहे. आणि जान्हवी, पेन तुझं तयार ठेव, कारण नोट्स पण काढण्यासारखं आहे. साउंड एंड फॉर्म ऑफ स्वरा. रूप, नाद और रूप, स्वरा का नाद और रूप. In Swara Yoga, the function of the breath is very scientific. Okay. When the awareness is absorbed in the breath, in its movement, in its sound, it becomes the vehicle for traversing the superficial layers of mind and attaining higher experiences beyond the influence of the external senses. बोला तो जो श्वासों को लेके जो विज्ञान है ना, बहुत साइंटिफिक है. ओके. और ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई गुड़ है, अकल्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत साइंटिफिक है. सजगता जब हम सांसों पे रखते हैं, चाहे वो सांसों की गति पे होने दो या सांसों की आवाज पे होने दो, नाद पे, हाँ, वो साधन बन जाता है हम हमारे लिए परा जाने के लिए. तो श्वास ये साधन है जिसके माध्यम से हम अपरा से परा में जा सकते हैं. जर नाद आला तर सोहम म्हणणार, श्वास आला तर श्वासाची गती, नुसतं श्वासाकडे बघणं हे पण त्याच्यातच आलं. ठीक आहे. नाउ योगा एंड तंत्रा एक्सप्लेन दैट द ब्रेथ वाइब्रेट्स विथ द फोर्स ऑफ प्राणा. अब हमारी सांस जो है ना, जब वो चलती है, ब्रेथ हमारा जब चलता है, तो उसमें प्राण है, और प्राण की शक्ति जो है, वो शक्ति के वजह से वाइब्रेशंस होता है. ऑलराइट. सो vibrations cannot exist without creating a frequency of sound. जहां जहां पे वाइब्रेशन है, वहां वहां पे नाद आएगा ही आएगा, आवाज आएगा ही आएगा. Yes. क्योंकि वाइब्रेशन बोला तो गति, गतिशीलता जिधर है उधर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है उधर साउंड है. तो जिधर भी वाइब्रेशन है उधर साउंड तो आएगा ही आएगा. नैपकिन उधर है, मैं निकाल के रखना भूल गई. Vibrations cannot exist without creating a frequency of sound. Therefore, the breath also has a specific sound which is heard at a specific level of consciousness. अब सांसों की भी आवाज है, सांसों का नाद है. म्हणजे श्वासाचा नाद पण ऐकू येतो, म्हणजे आवाज ऐकू येतो. श्वासाची जे मूवमेंट आहे त्याची जाणीव पण होते. यू कॅन फील युअर ब्रेथ ना. आपण म्हणतो ना, नाकाच्या शेंड्याशी श्वास आत जाताना गरम, सॉरी, थंड, आणि बाहेर येताना गरम जाणवतं. हे सगळे सेन्सिटिव्हिटीज जे आहेत ना, हे सेन्सिटिव्हिटी कधी आपल्याला फील होणार, जे तशी आपली जेव्हा श्वासाची आपली सजगता तेवढी असायला पाहिजे. अरे देखो, एक बात तो बहुत क्लियर है, सांसों की तरफ हम लोग तो योगा क्लास में पहुंचने तक कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि हाँ हम लोग श्वास ले रहे हैं, या कोई भी आप जो भी योग पद्धति जो भी आप फॉलो करते हो, सांसों की तरफ क्या हमने कॉन्शियसली कभी ध्यान दिया था या इसके बारे में सोचा था या पढ़ा था? नहीं पढ़ा था. जब ध्यान देने लगे तब इसके अलग अलग पहलू भी हमारे ध्यान में आने लगे कि नहीं, इसका स्पर्श फील होता है, इसका एक साउंड होता है, इसकी एक स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. मतलब एक सांस कितने सेकंड में अंदर जाती है, कितने सेकंड में बाहर आती है, और 1 मिनट में कितनी सांसें चलती है. तो बहुत स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी वी स्टार्टेड फीलिंग ऑल ऑफ दैट, तिला पंडित. सो इट बट इसके लिए हमारी चित्त भूमि होनी चाहिए. राइट. अवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एज इट बिकम्स हायर, यानी हमारी सजगता जैसे बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से हमें ये महसूस होते जाएगा. इन योग चुदामणि उपनिषद इट इज सेड दैट, योग चुदामणि उपनिषद, अगर आपने चुदामणि उपनिषद का नाम, चूड़ामणि, ओके, चूड़ामणि, अगर चूड़ामणि आपने सुना होगा उपनिषद, तो इसमें ये कहा है, द ब्रेथ गोज आउट मेकिंग द साउंड ऑफ हम. श्वास बाहर जब निकलता है तब कौन सा नाद होता है? हम. एंड कम्स इन प्रोड्यूसिंग द साउंड सो. तो जब श्वास अंदर आता है तभी कौन सा नाद होता है? सो. सो whereby making the sound so, whereby the jiva continuously repeats the mantra hum so, hum so. How many times?
21,600 टाइम्स एवरी 24 आवर्स। हाँ, 21,600 बार दिन भर में, 24 घंटे में हम हमसो बोलते हैं, होता है, लेकिन हमें पता नहीं है। ओके, दिस कंटिन्यूल रिपीटेशन ऑफ द मंत्रा इज कॉल्ड एज आ जप जप। तो स्वर योगा में लेवल 1 में ही सर ने हमें जप और आजप के बारे में सिखाया। तो जप जो हम करते हैं वो किसी भी मंत्र का हो सकता है, इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, फॉर अटेनमेंट, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि भगवान मेरा ये काम होने दे या वो सफलता मिलने दे। नो, कनेक्टिंग वेयर देर इज अ पर्पस इट इज जप, वेयर देर इज नो पर्पस इट इज अजप। 1 पॉइंट। एक दूसरा बात कि वो कॉन्शियसली तुम कर रहे हो, आजपक अनकॉन्शियसली होता है। नामस्मरण हो ना। हाँ हाँ, और खुद ब खुद होता है। जप जो है ना, हम जानबूझ के करते हैं कि नहीं चलो मेरे को आज 21 करना है, या मेरे को आज 11 करना है, या 108 करना है। यस यस, जप इज सपोज टू लीड यू टू अ जप। Afterwards, when your work is done, now you have no reason to do the japa, right? एक बार अगर समझो मैंने बोल दिया कि मैं गणपति जप करूंगी, मेरा सो एंड सो काम होने दो, तो मैं वो गणपति जप करती हूँ मेरा काम होने तक। मेरा काम हो जाने के बाद फिर भी वो गणपति जप बिना किसी वजह अगर चालू रहता है तो उसे आजप कहते हैं। इज इट क्लियर? हाँ। अब सांसें जो हमारी है, स्वर जो हमारा है, ये ऑलरेडी आजप में है। ऑलराइट, इसका हमसो चल रहा है, कंटिन्यूअसली हमसो चल रहा है, तो ऑलरेडी आजप हो रहा है। जो हो रहा है उसको हमने कल परसों भगवत गीता में पढ़ा, उसी को कर्म कहते हैं। तो कर्म हम कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, तो सजगता के साथ करना। आई बात समझ में? हाँ सुषमा, चारू जी, ध्यान में आ रहा है आपको? अगर कोई सुषमा तो नहीं, चारू जी, टेक्निकल अगर कुछ आ जाए और आपको ना ध्यान में आए, या आप चाहो कि मैं रिपीट करूं तो जरूर से बोलना। ओके, नाउ, सो ऑन हियरिंग दिस, तो जब नहीं is known as Ajapa Japa. The Upanishads further state that by the conscious repetition of Soham with the breath, the mantra manifests as an audible sound in the inner ear. अगर हम आजप करते रहेंगे तो वो, उसका नाद हम कर नहीं रहे हैं, हम मन में बोल नहीं रहे हैं, हमारे कान में वो गूंज रहा है। अब हम बोल नहीं रहे, मन के मन में भी बोल नहीं रहे, अब हमें सुनाई दे रहा है। ये तंत्र है। बात समझ में आ रही है? हम देखो, आज जप जप में भी मन के अंदर मेरे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम समझो, या सोहम 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 जो भी चल रहा है, जो भी मंत्र हो तुम्हारा, वो कंटिन्यूअसली अंदर चल रहा है। देयर कम्स अ पॉइंट, उसमें तुम इतना एब्जॉर्ब हो जाते हो कि वो अंदर का चलना रुक जाता है और वही मंत्र तुम्हें सुनाई देने लगता है। देर इज अ शिफ्ट, नादानुसंधान। हाँ, देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेइंग, स्पीकिंग वाचा से, टू लिसनिंग, श्रवण होने लगता है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्यों मैं बोल रही हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन हायर प्रैक्टिसेस हमारे में जो भी हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो अगर खुद ब खुद कान में बजा तो सुनाई देगा। हाँ, और वो अनुभव जरूर लेना है, क्योंकि हम लोग साधना करते हैं। यस, नाउ यू आर नॉट सेइंग इट, यू आर लिसनिंग टू इट। इसको हठ योग में नादानुसंधान, ये अभी जानवी जो पूछ रहे, नादानुसंधान कहा है इसको।
कि नाद सुनाई देता है। वो फर्क है ना, मन में बोलना और सुनाई देना, इसमें फर्क है। So you have to keep an stay alert for it. So there is an audible sound in the inner ear. On hearing this, अगर वो सुनाई दे दिया, one becomes free from all karma and samskara. जो भी कर्म कर्म संस्कार में तुम बंधनीय में हो, सब में से मुक्त हो जाओगे। All right. So stay alert to the sound of it. To investigate this claim. अभी ये जो उपनिषद में कहा गया है, ये सच में है या नहीं? To investigate this claim, we will have to experience the mantra of the breath. सबसे पहले तो सांसों पे ध्यान देना होगा। हर सांस जो आ रही है जा रही है उस पे ध्यान देना होगा। एंड वी विल हैव टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द माइंड एंड कॉन्शियसनेस। तो हमारी चित्त की जो अलग अलग अवस्था है उसमें उसका अनुभव लेना होगा, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। हाँ, जहां जहां पे है वहां पे हमने उसका अनुभव लेना होगा। ऑलराइट। अब देखो, अब ये जो नाद की हम बात कर रहे हैं, और ये नाद जो है ये सांसों की है, राइट? तो साइड हेडिंग दिया डायमेंशंस ऑफ साउंड। तो ये साउंड के डायमेंशंस के बारे में। द साउंड वी हियर विद द ईयर्स एंड द फैकल्टी ऑफ द ब्रेन इज ओनली वन लेवल ऑफ परसेप्शन। ओके, परसेप्शन यानी संवेदनशीलता, जब जिससे हमें महसूस होता है उसको कहते हैं परसेप्शन। जो कानों से सुनाई देता है, मतलब बाहर से आवाज आती है, मेरा ब्रेन उसे रीड करता है, और मतलब मेरा ब्रेन उसको कैच करता है, राइट? और उसके बाद में पता चलता है, ओ ये सीमा की आवाज थी या जानवी की थी, वॉट एवर, राइट? तो ये जो है ये एक स्तर है, ये संवेदनशीलता का एक स्तर है, वन लेवल ऑफ परसेप्शन। इफ साउंड वेव्स एग्जिस्ट एट द कॉन्शियस लेवल, दे मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट एट द सटलर लेवल। तो मैं जागृत अवस्था में हूँ, जागी हूँ, राइट, कॉन्शियस हूँ, और मुझे आवाज सुनाई दे रही है। अगर मुझे कॉन्शियस लेवल पे आवाज सुनाई दे रही है, तो मुझे स्वप्न में भी आवाज सुनाई दे सकती है, तो मुझे सुषुप्ति में भी आवाज सुनाई दे सकती है, राइट? तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इन अवस्थाओं में भी मुझे नाद सुनाई देना चाहिए, राइट? द ह्यूमन ईयर हैज अ लिमिटेड रेंज ऑफ परसेप्शन। हमारे कान की क्षमता जो है ये लिमिटेड है। We know that cats, dolphins, bats, and many other animals have such an acute sense of hearing that they can perceive frequencies inaudible to the human range. हमारे कान को नहीं सुनाई देता उतने दूर की आवाज, उतने दूर की आवाज की फ्रीक्वेंसी बिल्ली या डॉल्फिन्स है या बैट्स है, इनको सुनाई देती है, राइट? इनकी रेंज ज्यादा है। Perceive the frequencies inaudible to the human range. As the frequencies becomes higher, our external ears fail to pick up the vibrations, although the sound is still there. नाद है, लेकिन अब हमारे कान, देखो आवाज गायब नहीं हुई है, आवाज आ रही है, हमारे कान तक नहीं पहुंच रही। अगर हम उनकी रेंज में है, हमारे कान की क्षमता की रेंज में है, तो हमें सुनाई देगी। हम और 500 मीटर पीछे हट गए तो हमें सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब आवाज गायब हो गई है क्या? नहीं, आवाज वहीं पे है, हम नहीं सुन रहे। इन द सेम वे, although we do not hear the subtler sound of the breath, it does create sound waves in the deeper realms of our consciousness. तो हमारी सांसों की आवाज हमें नहीं सुनाई देती है। अगर किसी सांसों की आवाज सुनाई दे तो हम पूछते क्या हुआ भाई, ड्राइनेस है क्या नोज में, या कुछ हो रहा है क्या? सो जनरली वी डोंट लिसन टू द साउंड ऑफ अवर ब्रेथ, बट if but that doesn't mean the sound is not there, right? If we can't hear it, then it has to be, but the frequency is there, and that frequency is, if not heard at conscious level, it will be heard at the subconscious and the unconscious level. तर स्वप्न आणि सुसुप्तीमध्ये तो नाद आपल्याला ऐकू गेलाच पाहिजे. आता ऍज द ब्रेथ बिकम्स फायनर, श्वास जसा सूक्ष्म होत जातो,
व्हॉट डू यू मीन श्वास सूक्ष्म होणे म्हणजे? श्वास सूक्ष्म होणे म्हणजे काय? एनीबॉडी? गती कमी होणे कम मन. आणि कमी होणे, जसं ते गती थांबल्यासारखं होणं. नाही. कुंभ. हा, युअर राईट. हो, अगदी अगदी. हा, गती नाही. अजून सर काय कुंभ. म्हणतात? कलबुर्गी सर, सांस कुंभ. कैसे? बोलो ना ममता, सुषमा, बोलो जी। कौन किए लेवल 1? सांस कैसी होनी चाहिए? जैसी रियल ना, वाली सांस होती है ना वैसी। ना के बराबर। हाँ ममता, श्वास ना ना के के बराबर। बराबर। बिल्कुल, तेरी आवाज नहीं आ रही है। श्वास शून्य. आवाज नहीं आ रही है। श्वास शून्य अवस्था. सुषमा, तुझा पण आवाज येत नाहीये, म्हणजे माझ्याकडे गडबड आहे का? हो, श्वास शून्य अवस्था. माझ्या कानातलं पडलं. आवाज आवाज आहे, मला ऐकून एग्जाम्पल हो गया। मैं बोली सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? यस, सांस कैसी होनी चाहिए? ना के बराबर. हा, श्वास शून्य. हा, श्वास शून्य, राईट. म्हणजे इथे काय म्हटलंय त्यांनी, व्यवसाय. द ह्युमन, ये हो गया. इन द सेम वे, ऑल्दो वी डू नॉट हियर द सटलर साउंड ऑफ द ब्रेथ, it does create sound waves. हे पण झालं. As the breath becomes finer, the sound frequencies become more intense and subtle. जब सांस ना के बराबर हो जाती है, हाँ, when it becomes finer, सूक्ष्म श्वास जब हो जाता है, वो मतलब वो सूक्ष्म भी होता है और इंटेंस भी होता है. Again, I will give you the example of the light of a torch and a laser torch. टॉर्च का जो लाइट है वो स्प्रेड आउट होता है, लेजर इंटेंस होता है, राइट. तो जब हमारी सांसें ना के बराबर होती है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, that in meditation we bring it to that stage before we start focusing on meditating on third eye or wherever it is that we are putting our attention on. So in this way they are heard internally from the subconscious realm. बस, तो वो ना के बराबर जब होती है ना सांस, तब वो तुम्हें अंदर सुनाई देगा. जैसे ये जो दश ओमकार गायत्री मंत्र जो अभी करा रहे हैं, तो मैं सुबह करती हूँ, वो उनके साथ करती हूँ, सर के साथ प्रैक्टिस. उसके बाद में कई घंटों, ऑलमोस्ट लंच टाइम तक वो चलते ही रहता है, रुकता ही नहीं है दिमाग में. वो ओम स्वः वो कंटिन्यूसली, ओम भुवः ओम स्वः, ये कंटिन्यूसली बजते रहता है. हाँ ममता, सोन यू कैन लेट मी नो योर एक्सपीरियंस. हो हो हो, लम वम, हो हो हो, कंटिन्युअसली वाजायचं, लम 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 लम, आवाज कंटिन्युअसली ऐकू राहतं. अगदी अगदी. सो इन दिस वे दे आर हर्ड इंटरनली from the subconscious realm, then the unconscious, and finally the superconscious, where sound becomes transcendental. आता हे वाक्य इकडे महत्वाचं आहे. जागृत अवस्थेमध्ये नाद ऐकू येतो, स्वप्नामध्ये ऐकू येतो, सुषुप्ती अवस्थेमध्ये ऐकू येतो, पण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ती, तुर्यामध्ये पण ऐकू येतो. पण तुर्यामध्ये जो नाद आहे तो पलीकडचा नाद आहे. ब्रह्मांडाचा नाद म्हणू शकतेस तू, किंवा एक ओंकाराचा नाद म्हणू. इट इज ट्रान्सेंडेंटल साऊंड दॅट यू कॅन हिअर. दॅट इज व्हॉट. बघूया अजून काय म्हणतायत. Okay, in this way they can heard internally from the subconscious realm, then unconscious, and finally the superconscious, where sound becomes transcendental. Normally we are unable to perceive the existence of sound in those realms because we are unaware of those parts of our mind. हाँ, स्वप्न मैंने देखा पर मैं नहीं थी, मतलब मैं जागरूक नहीं थी सपना देखते वक्त. ओके, स्वप्न देखते वक्त मैं जागरूक नहीं थी, तो मुझे सुनाई नहीं दिया.
बट स्वप्न देखते वक्त अगर मैं जागृत अवस्था में रह सकती हूँ, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि अगर तुम समाधि समाधि या समत्व या योग की अवस्था में आ जाओ, तो तुम स्वप्न से जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति से तुरिया, तुरिया से जागृत, जागृत से कहीं तुम जा सकते हो और तुम्हारी सजगता रख सकते हो। मतलब सजगता रखते हुए तुम अलग अलग चित्त भूमि में घूम सकते हो, राइट? So normally we are unable to perceive the existence of sound in those realms because we are unaware of those parts of our mind. Those centers of our brain are not active. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सब चीजों की भी हमारी ब्रेन में सेंटर्स है, लेकिन वो वाले सेंटर्स जागृत नहीं है, एक्टिव नहीं है। अब अगर हम लोग सेंटर्स की बात करें तो हाउ मेनी सेंटर्स इन द ब्रेन? 1400, भूल गई मैं। हाउ मेनी? ममता यू आर ऑन म्यूट। 1600, 1400, 1200 ब्रेन सेंटर, स्पीच सेंटर, ये सेंटर और ब्रोकास्ट सेंटर, वो हम लोग पढ़ाते हैं ना, मैं नंबर भूल गई। कैन यू बिलीव दैट? आई एम सो बैड विद इट। एनीवे, इतने सारे ब्रेन के सेंटर्स है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हाँ, न्यूरो साइंटिस्ट या हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब में आप देखोगे तो आई थिंक इट्स 1200 इफ आई एम नॉट, 1400, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उतने सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन जो आइडेंटिफाई किया गया है वो हार्डली 3 to 4% है। यानी ब्रेन की टोटल कैपेसिटी का सिर्फ हम लोग 2 to 5% हम लोग यूज करते हैं। हाँ, और हो सके तो लोग उससे कम यूज करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, ममता यू आर ऑन हाँ, म्यूट। हाँ, सॉरी, हाँ, 1400 इज राइट। 1400 इज राइट। सो 1400 सेंटर्स जो है, और जो दो दो सेंटर्स होते हैं, सांस लेने के सेंटर अलग, सांस छोड़ने की सेंटर अलग। सो दो सेंटर होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों तरफ। ब्रोका सेंटर है जो स्पीच सेंटर है, जो एक ही होता है। वाचा का सेंटर एक ही है। ये जो हमको मालूम है, लेकिन हमको जो मालूम है ये 3 से 5% है। हाँ, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारे सेंटर है ब्रेन में, तुरिया अवस्था तक पहुंचने तक के जो भी हम महसूस कर रहे हैं, इसके सेंटर्स है पर एक्टिव नहीं है। दिस इज वन थिंग इफ यू आर लुकिंग एट फिजिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी। लेकिन अगर हम लोग चक्रास की बात करें, जो सूक्ष्म सेंटर है, विच आर नॉट सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, जो विच आर नॉट वी कैन नॉट सी विथ अवर आईज, तो बहुत चक्रास है। अगर वो वाला चित्र आपको याद हो जो मैंने चक्रा के क्लास में भी दिखाया था, शरीराच्या बाहेर पण चक्र आहेत, शरीराच्या आत पण चक्र आहेत, अनेक चक्रज आहेत शरीरामध्ये। ऑलराइट, हा, म्हणून ऑरिक फील्ड त्याच्यामुळे, कारण तिथे पण प्राण व्हायब्रेट करतो। ऑलराइट, सो नाउ those centers of our brain are not active, but when we can experience the subconscious area of the mind with awareness, then the sounds manifesting in that realm also becomes audible. अगर हम चाहे तो हम सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन पाते? मैं ये जब पढ़ रही थी ना, तो मुझे ये सवाल आया कि क्यों नहीं सुन पाते। हम मेडिटेशन करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं ना, हम जितना मौन में जा सकते हैं उतना रहने की कोशिश करते हैं, फिर क्यों नहीं सुन पाते? हम कितना भी मौन की कोशिश कर लेना, हमारा दिमाग बहुत आवाज करता है, थॉट्स आते ही रहते हैं। फ्यू सेकेंड तुम, एक भी थॉट नहीं आएगा, तुरंत दूसरा आ जाता है। जब अंदर की आवाज इतनी चल रही है तो उस आवाज में ये सूक्ष्म आवाज दब जाती है, और उस टाइप ऑफ साइलेंस टू क्रिएट विद इन अस सलाम करना पड़ेगा यार जो ये कर पाए। ऑलराइट, सो when we can experience the subconscious area of the mind with awareness, then the sounds manifesting in that realm are also audible. The same principle applies in regard to unconscious and the transcendental vibrations. Okay,
अनकॉन्शियस अवस्था में वही होता है, और तुरिया में भी वही होता है. देयरफॉर द एंशिएंट ऋषिज एंड योगीज who had contacted deep layers of the mind through meditation perceived the sounds of the subtler vibrations. तो ये जो ऋषि थे, योगी थे, जो इतना मौन में झांक सके, इतना साइलेंस में डीप उतर सके, मन की गुफाओं के अंदर तक पहुंच सके, वहां पे उन्होंने कोई वाइब्रेशंस उन्होंने सुने. उधर के नाद उन्होंने तुरिया में, सुषुप्ति में उनके नाद उन्होंने सुने. Before entering the transcendental state, they heard the sound of the ingoing and outgoing breath, and what they heard was the sound of hum so hum so hum. Okay, तो तुरिया अवस्था में जाने से पहले, सुषुप्ति छोड़ने से पहले, जो आखिरी नाद ये ऋषियों ने सुना, वो सोहम सोहम सोहम, हम सोहम सोहम सोहम. That's how it is repeated. तो ये उन्होंने सुना. साउंड्स ऑल्सो एक्झिस्ट इन द डायमेन्शन ऑफ तुरिया. तू मगाशी मी बोलले तर तू असा विचार करायला लागली हा, की तुरियामध्ये नाद कुठून आला. कारण तुरिया अवस्था म्हणजे आपण कम्प्लिटली एम्प्टी अँड कम्प्लिटली सायलेंट असं मानतो, राईट. सो साऊंड ऑल्सो, इकडे ते म्हणतात की साऊंड ऑल्सो एक्झिस्ट इन द डायमेन्शन ऑफ तुरिया, बट देन देर इज नो इंडिव्हिज्युअल माइंड टू परसीव्ह इट. म्हणजे आता मगाशी हे कानातलं पडलं तर आवाज होता, पण मला ऐकू जात नव्हता. तुरियामध्ये पण आवाज असतो, पण मन तिकडे नसल्यामुळे ऐकू जात नाही. ऑलराइट, देर इज नो इंडिव्हिज्युअल माइंड टू परसीव्ह इट. दॅट इज द साऊंड ऑफ द व्हायब्रेशन ऑफ द युनिवर्स. आणि तुरियामधला जो नाद आहे तो ब्रह्मांडाचा नाद आहे, द व्हायब्रेशन ऑफ ओम. ओमचा नाद तुरियामध्ये आहे असं हे लोक म्हणतात. वेद कसे, श्रुती कसे आले. हा, जान्हवी इकडे म्हणते की नाद जर नसता तर मग श्रुती कशा झाल्या असत्या. वेद उपनिषद जे काही श्रुत्या झाल्या त्या झाल्या नसत्या. बरोबर आहे. That makes sense. So that is the sound of the vibration of the universe, the vibration of Om. In the unconscious realm, there is the sound of hum so. So सुषुप्ती मध्ये हम सो हा नाद असतो, तुरिया मध्ये ओंकार असतो. When you आधी घेतलाय. हा, घेऊन, हा, कारण आपली सजगता घेण्यावर आहे ना. आता नहीं होत. जानवी, वेरी गुड पॉइंट यू हैव ब्रॉट आउट. ओके, जानवी कह रही है कि सो हम लोग सांस लेके चालू करते हैं, तो सो बोलते हैं सांस लेके, और फिर तो हम लोग सोहम सोम बोलते हैं. यहाँ पे लिखते वक्त हम से स्टार्ट करें. बट अभी मैं देख रही हूँ कि मैं जब दीर्घ श्वसन प्राणायाम का अभ्यास के लिए बैठती हूँ, सबसे पहली चीज मैं पेट अंदर खींच के सांस छोड़ती हूँ. बराबर है ना. तो ये हम लोग प्राणायाम क्लास में भी यही सिखाते हैं ना मैम. प्राणायाम पहले क्लास में भी कम टू एक्सेल पोजीशन, come to exhaled position. Yes. So coming to the exhaled position is hum, right? Yes. Mamta, there is no sound in your background, so you can keep your mic on. जिनके बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है, अगर आप शांति से बैठे हो तो माइक्स ऑन रख सकते हो, हाँ, so that you can talk whenever you feel like it. So इस तरह से हम सो. When you remove the individuality of the finite mind, the veil between hum म्हणजे श्वास घेणे, बरोबर आहे. हम म्हणजे, सॉरी, हम म्हणजे श्वास सोडणे. हम शक्ती म्हणजे जीव, अँड सो म्हणजे घेणे, शिव. जीव आणि शिवचं हे चालू आहे, इकडे गती चालू आहे, राईट. सो शक्ती इज इंडिव्हिज्युअल जीवा, and so यानी which is hum, and so is Shiva, cosmic consciousness. Alright, so ये जो
शिव और जीव के बीच में जो पर्दा लगा है, ये पर्दा हट जाता है. हं? हा, शक्तीला जीव म्हटलेलं आहे आणि शक्तीला करेक्ट. जीवाचा नाद आहे हम. हा, शिवला सो. सो हं? तर ह्यांच्या मधला जो पडदा आहे तो उठून जातो. Therefore, the sound of the breath is the direct link between higher and lower experience. तर शिवाचा अनुभव आणि शक्तीचा अनुभव ह्यांना जोडणारं कोण आहे? श्वास. श्वास. आ गई बात ध्यान में? हाँ, जब हम हमसो करते हैं, और अगर इफ यू रिमेम्बर, सदगुरु का एक ऐप पे ही है, काय योगा फॉर हेल्थ, आई थिंक. उन्होंने योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेल्थ, या मेडिटेशन फॉर हेल्थ, मेडिटेशन फॉर वेल्थ, ऐसा उन्होंने नहीं, चित शक्ति मेडिटेशंस, चित शक्ति. चित शक्ति मेडिटेशन, सदगुरु का चित शक्ति मेडिटेशन ऐप पे जाओगे ना तो चित शक्ति मेडिटेशन है. वहां पे मेडिटेशन फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर पावर, फॉर लव, ऐसे 4 अलग दिए. उसमें का जो हेल्थ का है, मैं काफी बार करती हूँ. उसमें वो बोलते हैं, सांस लोगे, व्हेन यू ब्रीथ इन, यू नो, you take your attention to the top of your head, and when you breathe out you take your attention to your foot. ते असे बसायला लावतात, पाय हात पाय मोकळे करून. श्वास घेताना डोक्याकडे लक्ष, श्वास सोडताना पायाकडे लक्ष, तळपायाकडे लक्ष, असं ते सांगतात. आणि मग त्याची स्पीड चांगल्यापैकी ठेवतात आणि आवाज करतात. तो वो खुद भी ऐसा करते हैं. ऑलराइट. And when you breathe in, so your attention is going from top to down. All right. So that is because जनरल पब्लिक करने वाले हैं, जिनको योग के बारे में नहीं मालूम, तो फिर वो जान. लेकिन अगर हम हमारा ध्यान हर सांस के वक्त ऊपर ले जाए, या तो सहस्त्रनाम में ले जाए और मूलाधार में ले जाए. I do these variations now when I'm practicing. All right. I will just, मैं पैर फिर छोटा छोड़ के नहीं बैठती हूँ, सीधा बैठती हूँ, ऊपर श्वास, नीचे, ऊपर नीचे. इट कीप्स ऑन गोइंग एंड इट पुट्स यू इन अ स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यु नो. कारण ते जवळजवळ 5-7 मिनिटं करायला लावतात. ते स्वतः पण करतात, आपण त्यांना मॅच करायचा, जोरात करायला लावतात. पण त्याच्यात सो हे आम्ही PLR मध्ये रिबर्थिंग थ्रू ब्रेथवर्क म्हणून एक टेक्निक आहे. त्या टेक्निक मध्ये आम्ही क्लायंटला ब्रेथवर्क करायला लावतो, ज्याच्यामध्ये they will go from slow breath to fast breath. Okay, so they will start with chest breathing, okay, and they will move to till that speed. तो वो altered state of consciousness में जो past life memories है, इसको recall करने की एक टेक्निक है. I'm just mentioning that breath can join you from anywhere to anywhere. Breath connects all त्रिकाल, past, present, future, सब. या तिन्ही काळातलं ज्ञान होऊ शकतं श्वासाच्या माध्यमातून. ऑलराइट. पर यहाँ पे वो बोल रहे कि अगर श्वासों के ऊपर जो ध्यान दिया, तो सो हम के बीच में जो पर्दा है, जिसके वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पाते, वो हट जाएगा और तुम जुड़ पाओगे. ओके. Therefore the sound of the breath is the direct link between the higher and lower experience. ऑलराइट. अभी इसको ही हम बोलते थे ना मैडम, राम और सीता को मिलाने के लिए मारुति है. यस, वायुपुत्र है. तो वो राम और सीता के को जोड़ने वाली दुआ है. उसके बगैर ये दोनों एक नहीं हो सकते. राइट. नाउ द साइड हेडिंग वी आर कमिंग टू इज मंत्र ऑफ द ब्रेथ. तो सांसों का मंत्र क्या है? When we speak of mantra in relation to breath, what does it actually signify? अगर हम सांसों के साथ मंत्र ज्वाइन करते हैं, जैसे हम लोग कर ही रहे हैं स्वर योगा में, राइट? तो इसका क्या मतलब होता है? मंत्र इज मोर देन अ साउंड वाइब्रेशन. देखो, मंत्र में नाद है, मंत्र में वाइब्रेशन है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं है. हाँ, नाद और वाइब्रेशन से बढ़कर कुछ तो भी है. द वर्ड मंत्र इज मेड अप ऑफ 2 रूट्स. मंत्र शब्द जो है, ये काय म्हणतात, 2 धातुओं से. धातु की रूप. अच्छा,
तो ये इकडे रूट म्हणतात ते ROOT धातू झाले. 2 धातूंनी बनलेलं आहे. मन मीन्स कॉन्टम्प्लेशन. जो चिंतन मनन, जो मनन करता है वो मन. ऑलराइट. हाँ, इति मंत्र हा. मन मीन्स कॉन्टम्प्लेशन एंड त्र मीन्स टू लिबरेट. मुक्ति, त्र का मतलब होता है जो तुम्हें मुक्ति दिलाता है वो. तो वो चीज जो मन को मुक्त करता है, ऑलराइट, दैट इज अ मंत्र. ऑलराइट, जो मन को मुक्त करता है. When the transcendental sound of the breath is repeatedly perceived, जब हमको तुरिया में वो आवाज सुनाई देती है, the consciousness becomes liberated और freed from the finite mind. चित्त जो है ये मन से छूट जाता है. जब मन के साथ चित्त होता है तो उसको कहते हैं चित्त, और जब मन नहीं है तो वो चित्त है. इट्स प्योर कॉन्शियसनेस. चित्तामध्ये मन बुद्धि अहंकार चित्त सब आ गया उसमें. लेकिन वो चित्त से मन हट गया तो क्या रहता है? सिर्फ चित्त रहता है. जो सत चित्त हम कहते हैं ना, वो रहता है. व्हाई डोंट यू गाइस हैव ईट इट? नो ने गया. अरे रुको मत, एंड प्लीज डोंट इवन फील, डोंट बी शाय. ले लो. तुम क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों? कितने होता है? 1-2 खा ले. देख मैंने कितने खाए आज. मनाबरोबर चित्त असेल तर चित्त होतं. चित्तला मन जोडलेलं असेल तर ते चित्त होतं. मनाला काढून टाकले इक्वेशन मध्ये तर चित्त उरतं. म्हणजे प्युअर कॉन्शियसनेस राहते. हा, सच्चित आनंदाचा चित्त. सो द मंत्र ऑफ द ब्रेथ liberates the inherent energies required for this liberation. तो ये जो मन और चित्त को हमको अलग करना है, वो करने के लिए जो साधन, जो नाद और वाइब्रेशन का साधन वापरते हैं, उस साधन को कहते हैं मंत्र. माधवी, येतंय लक्षात? क्लियर? हाँ सुषमा, झोपली नाही ना? हाँ. ओके, ऑलराइट. उसको कहते हैं मंत्र. मंत्र वो होता है जो मन और चित्त से मन को हटा देता है और चित्त, शुद्ध चित्त, सच्चित्त बाकी रहता है. उसको कहते हैं मंत्र. दिस इज नॉट अ रिलीजियस टर्मिनोलॉजी, इट इज प्योरली साइंटिफिक. धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है. द रूट मन ऑल्सो मीन्स रिफ्लेक्शन. जो मनन करता है वो मन. Therefore, mantra brings liberation through reflection. अच्छा, कैसे मुक्ति मिली? कैसे तुम लिबरेट हो गए? मनन के करने से, चिंतन मनन करने से तुम मुक्त हो गए. थ्रू रिफ्लेक्शन. एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रिगार्ड टू ब्रेथ. बस सांसों को लेके यही बात होती है. तो हम मंत्र बनता है. और जब हम वो, हाँ ममता, इसको एक कलबुर्गी सर ने फिजिकल लेवल पे बताए थे ना. एक ड्राइवर रात को गाड़ी चला रहा था, हाँ, उसका तंबाकू का तलब होता है, तो हाँ, कॉन्शियस लेवल और सब कॉन्शियस ये दोनों. चेंज हाँ, अपना तो काम करता है. यू आर राइट. तो कलबुर्गी सर ने क्या समझाया कि हमारे 2 मन होते हैं. सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ये समझाया कि हमारे 2 मन होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड. ये 2 माइंड होते हैं. और ध्यान में दोनों माइंड को हमको बांधना है. अगर दोनों माइंड को बिजी नहीं किया तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे. तो एक को हम सांसों पे बांधते हैं और दूसरे को थर्ड आई पे फिक्स करते हैं. आ रहा है ध्यान में? राइट. एक को हम ब्रेथ के साथ बांध देते हैं कि चलो यू कीप ऑब्जर्विंग, विच इज द कॉन्शियस माइंड. द कॉन्शियस माइंड यू फिक्स इट ऑन द मूवमेंट ऑफ द ब्रेथ, एंड द सबकॉन्शियस यू फिक्स इट ऑन द थर्ड आई. और तुम्हारा ध्यान देखो कितना इजीली होता है. और सच में बहुत इजीली होता है. It never had struck me, that both the minds have to be tethered. Yeah, both the minds have to be tied down. Until he said it, and ममता जो बोल रही है वो उनके अनुभव से उन्होंने. और मैं कर रही थी और मैं सोच रही थी यार, मैं सांसों को भी देख रही हूँ,
और मेरे आंखें भी मेरी स्थिर है, मेरे सामने का पर्दा मैं खाली रख रही हूँ, और मेरे सांस भी मुझे महसूस हो रहे हैं, दोनों कैसे हो रहा है? आई ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन which got answered in that class, that yes, one is my conscious mind and other is my subconscious mind. And if you go to see, Mandukya Upanishad does say that both are the same mind. So subconscious is where you see dreams, स्वप्न अवस्था बोला है उसको, एंड कॉन्शियस तो हम लोग जागृत अवस्था में भी सपना दिखते हैं, डोंट वी? We are either in the past or future, all of it is a dream, right? So then it struck me ki yes, we have two minds and both the minds have to be fixed, right? So the root man also means reflection, though therefore mantra brings liberation through reflection, and the same process takes place in regard to the breath. By reflection on the sound of the breath, it becomes realized and the mind becomes absorbed in that manifestation. तो जब हम सांसों पे आनापानसति करते हैं, जब हम सांसों पे पूरा ध्यान धरते हैं, तब हमारा ये जो मन है, the sound of the breath, it becomes realized and the mind becomes absorbed in that manifestation. वो मन जो है ना, वो चित्त में शांत हो जाता है, समा जाता है, absorb हो जाता है. When this happens, the consciousness is no longer bound to the sensual world. अब इंद्रियों के दुनिया से हम छूट गए, अब हम इंद्रियों की दुनिया में से जुड़े हुए नहीं है, अब सारे इंद्रियां आ गए यहाँ पे. हाँ, फिर वो जो बाकी की हमारी संवेदनाएं है ना, भूख, प्यास, निद्रा, कानों से सुनना, सब बंद हो जाता है अपने आप. तो जो लोग इस अवस्था में पहुंच जाते हैं उनको भान नहीं रहता. हम कहते हैं ना उनको भूख लगती है ना प्यास, उनके ऊपर चींटियों अपना घर बना दे, लेकिन फिर भी वो उस अवस्था में रहते हैं, बिकॉज दे हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम द सेंसरी system. So when this happens, the consciousness is no longer bound by the sensual world. It becomes one with the sound vibration at deeper levels of the mind. तो वो जो नाद है उसके साथ एक रूप हो जाते हैं. हमारा चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस वो नाद के साथ एक रूप हो जाता है, वो साउंड के साथ एक रूप हो जाता है. तो हमारा मन से नाता छूट गया. मन छूट गया तो इंद्रिय ऑटोमेटिक छूट गए, है ना? तो कहाँ से कोई कहाँ से कुछ पहुंचने वाला है. तो ये हो गया सांसों का मंत्रा. अब सांसों का यंत्र देखते हैं, यंत्र ऑफ द ब्रेथ. द उपनिषद्स डिक्लेयर that liberation of the consciousness from the mind is freedom from samsara and karma. और ये तो हमारा योग सूत्र भी कहता है. हाँ, चित्त वृत्ति निरोध करो तो योग होगा. तो मुक्ति अगर चाहते हो तो फ्रॉम द माइंड, अगर मन से मुक्त होना चाहते हो, नहीं, व्हाट एम आई सेइंग, द उपनिषद डिक्लेयर दैट लिबरेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस फ्रॉम द माइंड इज फ्रीडम फ्रॉम संसार. संसार और कर्म से अगर छूटना चाहते हो तो मन से छूटो, योगस चित्त वृत्ति निरोध. तो मन से छूटोगे तो कर्म और संसार से छूट जाओगे. सो व्हाट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड कर्म? तो ये जो मन है और जो कर्म है, इनका संबंध क्या है देखते हैं. एवरी एक्सपीरियंस ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स sorry, every experience of the 5 sense organs and the 5 organs of action is stored in the subconscious and the unconscious mind in a particular geometrical form which is known as yantra or archetype. इसी को आर्चिटाइप या यंत्र कहते हैं. जो भी वाइब्रेशन, अभी सिंपल एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने चक्रास द व्हील्स ऑफ लाइफ पढ़ी थी. वहां पे अगर तुम किसी स्पीकर के ऊपर एक थाली में चावल या कोई धान्य रख दो और जोर से गाना ऑन करो, तो वो साउंड के वाइब्रेशन से कोई ना कोई डिजाइन तैयार हो जाती है. वो जो डिजाइन है इसको यंत्र कहते हैं या आर्चिटाइप कहते हैं. तो हमारे अंदर हम जो भी कुछ इंद्रियों के माध्यम से जो भी कुछ देखते, सुनते, बोलते, करते हैं, इसके जो भी रीडिंग, परसेप्शंस, कॉग्निशंस हमारी जो होती है, ये हर एक चीज की, छोटी से छोटी सुनी गई चीज,
देखी कई चीज। हमको अभी लगता है, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरे को लगता है मैं शांति के सामने देख रही हूँ, शांति की आंख, मेरी आंख जुड़ी हुई है। बट उसके साथ में उसके सामने देखते हुए भी उसका तिल, उसकी कुंकू, उसका इयररिंग, उसका नोज रिंग, इतनी सारी इम्प्रेशंस हमारी आंखें एक साथ कलेक्ट करती होती है। ध्यान एक की तरफ जाता है लेकिन 10 चीजों को कलेक्ट किया है। अब ये जो भी हमने कलेक्ट किया है, आंखों से, कानों से, नाक से, त्वचा से, जो भी कुछ कलेक्ट किया है, ये जाएगा किधर? ये सब हमारे जागृत और सुप्त मन में जाके बैठ जाता है। हाँ, होम्योपैथी का प्रिंसिपल पूरा इस पे बेस्ड है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में हरेक अनुभव, अनुभव की छोटी छोटी बातें, हरेक चीज हम की एक डिजाइन बन जाती है। और वो डिजाइन हमारे जागृत और सुप्त मन यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में जाके बस जाती है। ऑलराइट। होम्योपैथी में वो कहते हैं कि आज अगर तुम्हें कोई सपना आया है, तो तुम्हें लगता है अरे ये क्यों आया, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे कहीं पे ख्याल में भी नहीं था, मेरे विचारों में भी नहीं था, ये मुझे क्यों याद आया अचानक, कोई ये मेरे सपने में कहाँ से आ गया। लेकिन अगर तुमने गए 1 साल की, गई 5 साल की ड्रीम डायरी रखी हो, तो उस पे से पैटर्न्स मिलते हैं कि वो कितने इंटरवल के बाद आते गया है। वही व्यक्ति या वही सपना, या वो सपना का जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी लोग है उस सपने में, वो उनकी एक पैटर्न होती है। हमारा माइंड बिना पैटर्न के काम नहीं करता, और इन्हीं पैटर्न्स को कहते हैं यंत्र। हर एक चीज जो हम अनुभव करते हैं, हमको लगता है अरे वो तो मैं भूल गई थी, मुझे तो याद भी नहीं है। कॉन्शियस माइंड को याद नहीं है, सबकॉन्शियस में बैठा है, अनकॉन्शियस में बैठा है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि तुमने कॉन्शियस को क्लियर कर दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध हो गया, तो सबकॉन्शियस को क्लियर करना है, स्वप्न सुषुप्ति। वो भी स्वप्न को भी तुमने अगर सबकॉन्शियस को भी क्लियर कर दिया, और तुमको लगता है बस हम लोग समाधि में अब आ गए, अब हम धारणा ध्यान हो गया, अब हम समाधि में पहुंच गए, तो जो अनकॉन्शियस में वो 1-2 संस्कार पड़े हैं ना, वो अपना सर ऊपर उठाएंगे, और वो तुम्हें फिर विचलित करने ऊपर आ जाएंगे। अपना स्वर योगा होते ही फिर से योग सूत्र पढ़ेंगे हम। तो अगेन whoever इज इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन इन। तो वो फिर वो सर उठाएंगे। और एक भी अगर कर्म संस्कार तुम्हारे सुषुप्ति में, अनकॉन्शियस माइंड में एक भी बचा है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होता, तुम तुरिया में, निरुद्ध अवस्था में नहीं पहुंच सकते। इधर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के भंडार बड़े हुए हैं। पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। अनकॉन्शियस को अब देखना है, तो एवरी बर्थ या वी आर क्रिएटिंग मोर। अगर एग्जैक्टली पुरानी फाइल क्लियर करते हैं तो नहीं खड़ी हो जाती है, बिकॉज कान आंख नाक सब चालू ही है ना। अलिप्त रहने की नहीं तो कर्म संस्कार, बिल्कुल बिल्कुल। चालले हा, तो तुझा धाकटा आहे ना, हाँ तुला पाय तरी, अंगठा तरी काढू देतो का बघ। चालले बोलते हम लोग, जाते हैं अलिप्त हो जाते हैं बोल रहे हैं। तो नया, एटलीस्ट नया कर्म संस्कार नहीं इकट्ठा करने के लिए। सो पतंजलि सेज, और व्यास भाष्य में जो पतंजलि का एक कैवल्यपाद का जो सूत्र है, व्यास समझाते हैं वहां पे कि हरेक कर्म संस्कार दग्ध बीज हो जाना चाहिए। यानी जितने भी बीज है सबको जला के खाक कर दो। जला हुआ बीज जो होता है उसको स्फुरण नहीं आता ना, देर इज नो जर्मिनेशन टू अ बर्न सीड। सो ऑल योर कर्म संस्कार हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू बर्न्ट सीड्स। यू कैन नॉट एक एक उठा के फेंकते बैठोगे तो कभी नहीं खत्म होने वाली। हाँ, एक एक चिड़िया आई, एक दाना लेके गई, एक चिड़िया एक दाना ले गई, वो नहीं होने वाला है। तो उन्होंने फिर हमें चित्त प्रसादन दिए हैं, यानी टेक्निक्स दिए हैं। जिस टेक्निक्स के, जैसे हम लोग खेत जलाते हैं,
है ना। हाँ, बस उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस की खेती, हमारे अनकॉन्शियस की खेती, इसको एक साथ जला देना है ताकि इसमें कोई नया कर्म संस्कार सर न उठाए। तब जाके हम लोग निर्बीज अवस्था में, नाम ही उसका निर्बीज दे दिया है कि जहाँ बीज नहीं है, और उसको असंप्रज्ञात समाधि बताई है, नहीं तो संप्रज्ञात में ही है, क्योंकि अभी बीज है, वो फलित नहीं हुआ। राइट सिचुएशन, राइट टाइम पे, राइट कंडीशंस में वो फलित होगा। सब बीज एक साथ सर नहीं उठाते, उसको सिचुएशन भी तो पूरक चाहिए ना। when there is uh, when there is such circumstance, where there is a chance of this thing coming up, then only, and then sometimes we'll think मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ना, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। ये कहाँ से आ गया। राइट। तो इसको कहते हैं यंत्र या आर्चिटाइप। व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट का है। पिछले जन्म का, 10 जन्म पहले का। when you see an object or smell a odor, when something makes you happy or sad, the memory of that experience is stored in a symbolic form which represents the whole experience। अब वो सारा अनुभव का सब चीजें जाके वो पूरा ड्रामा नहीं बैठता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस में। तो जो भी हमने देखा है या हमने सूंघा है, उसका सारा एक स्टोरी होता है, राइट, कि हम वहां गए थे। लाइक जैसे मेरे नाक को, अंडे का मेरा पहला स्मेल मेरे नाक तक पहुंचा हुआ याद है। हम लोग गए थे महाबलेश्वर, हमारे मौसी मौसा हमको लेके गए थे, और वहां पे कोई पारसी होटल में रह रहे थे हम लोग, तो वेजिटेरियन, लेकिन वहां पे अंडे का स्मेल, ये स्मेल कौन सा है। सी, द माइंड हैज रजिस्टर्ड द स्मेल। नाउ आई रिमेम्बर द स्टोरी। Next birth I will not remember the story, maybe, or after a few years I might, because I have repeated the story, I remember it. If I had not repeated the story, I wouldn't remember it. But the sense of smell and Mahabaleshwar and Parsi hotel, this is connected। अब ये, हाँ, अब इसकी एक डिजाइन बनेगी जिसको कहते हैं यंत्र। तो वो भाव कहते हैं, इसका दूसरा नाम है भाव। भाव मीन्स फीलिंग और इमोशन। दैट फीलिंग और इमोशन इज स्टोर्ड। और इसलिए हम लोग जो टिपिकली स्पिरिचुअल हमारी किताबों में सांप और डोरी का उदाहरण देते हैं, कि सांप अगर सामने आ जाए तो तुम्हारे चित्त में जो स्मृति है, अगर तुमको सांप ने काट के तुम मर गए हैं तो तुम बहुत डर जाओगे। अगर तुम सांपों का तुमने बहुत अभ्यास किया है और तुम सर्प प्रेमी रहे हो, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा कि अरे वाह, मेरे सामने सांप आ गए। अगर तुमने कुंडलिनी जागृति की बहुत अनुभव लिया है, तो तुम उस सांप को कुछ अलग नजरिए से देखोगे। तो जो भी कुछ हम देखते हैं उसका एक इम्प्रेशन, इंग्लिश में एक ही वर्ड है इम्प्रिंट और इम्प्रेशन, ये हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में बसा हुआ होता है, जो वो पूरे अनुभव का एक चिन्ह होता है। It is familiar to the DNA molecule, which is a complete representation of your entire genetic makeup। मैं मिनरल लाइफ में थी, बर्ड लाइफ में थी, एनिमल लाइफ में थी, प्लांट लाइफ में थी, अनेक मेरे जन्म हो गए। ये सारा मेरा जो इतिहास में जब से अस्तित्व में आई एज कॉन्शियसनेस, सिंस देन सारा इतिहास मेरा कहाँ पे है, मेरे डीएनए में है। डीएनए क्या है, इतना सूक्ष्म एक मॉलिक्यूल है, उसमें मेरा सारा इतिहास, मैं कौन से रेस की हूँ, कौन सा होमोसेपियंस हूँ या और कुछ हूँ, क्या हूँ, जो भी कुछ है वो उसमें दिया रहता है। इन द सेम वे एवरी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ इज रिकॉर्डेड इन अ स्पेसिफिक सिंबॉलिक फॉर्म विच इज कॉल्ड अ यंत्र। ओके, तो ये यंत्र हमारे अंदर बसे हुए हैं। thus the mantra of the breath is the sound vibration। तो मंत्र क्या है, जो नाद वाइब्रेशन जो है, ये मंत्र है। एंड यंत्र इज द रूप, फॉर्म। आ गया हमारे सांसों की जो ऑडियो विजुअल बोलते हैं ना मैडम, ऑडियो वैसे एक विजुअल, एक ऑडियो है, एक वीडियो है। विजुअल है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, ममता हैज यूज द परफेक्ट वर्ड, ऑडियो विजुअल। तो जो मंत्र है ये ऑडियो है, और ये यंत्र जो है ये विजुअल है। तो मंत्र को बोला है उन्होंने, किसके मंत्र की बात कर रहे हैं,
सांसों के मंत्र की, ब्रेथ मंत्र, हाँ, breath mantra is sound vibration in the form of sound and vibration, and yantra is रूप, form, आकार, that is the yantra. अब देखो, रिपीटेशन ऑफ द मंत्र विथ द ब्रेथ। अब हम सांस भी ले रहे हैं, दिमाग में, मन में मंत्र भी चल रहा है, लेकिन मंत्र और सांसों को जोड़ दिया। So what will happen? Repetition of mantra with the breath brings the mind into the subconscious level and then it goes deeper into the unconscious. अगर तुम सुषुप्ति तक पहुंचना चाहते हो, जीते जगते हुए, सजग होते हुए, अगर तुम स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था यानी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल तक तुम्हारे माइंड के अगर तुम पहुंचना चाहते हो, तो मंत्र और श्वासों को जोड़ दो, तो तुम इन स्तरों तक पहुंच जाओगे, तुम सुषुप्ति अवस्था तक आसानी से पहुंच जाओगे, निद्रा में नहीं, जागृत होते हुए, इन while you are still in conscious form, in conscious meditation you can say. So when the consciousness is absorbed in the deeper realms of the mind and there are no external distraction, then the yantra of the breath manifests and becomes a living experience. यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बात हो रही है। अगर हम कुछ लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम कुछ भी चाहते हैं, तो इस साधन का यूज हम कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, when the consciousness is absorbed in the deeper realms of the mind and there is no external distraction, तुम बैठे हुए हो, कहाँ हो? यहाँ बैठे हुए हो? नहीं, तुम अनकॉन्शियस में, सुषुप्ति में पहुंच गए हो, या तुम सबकॉन्शियस में पहुंच गए हो। तो तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा शरीर यहाँ पर है, पर तुम कहाँ पे हो? तुम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में पहुंच गए हो, बाहर की कोई चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तब भी देन द यंत्र ऑफ द ब्रेथ मैनिफेस्ट, तो ये यंत्र जो तुम्हारे सांसों का है वो तैयार करेगा एंड बिकम्स अ लिविंग एक्सपीरियंस, और वो तुम्हारा अनुभव बनेगा। सो like we say in past life regression, in the sessions, once you have done a session, you have opened the subconscious mind, it remains open for a very, very long time. And the working happens automatically. That's what we say. So what happens is when you have reached those layers, this yantra that they are talking about, the yantra of the breath manifests, whatever you see over there, it becomes a real experience, a living experience. ओके तो हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं ट्रांसलेट में, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस, एक्सपीरियंस इट एज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग इट नाउ, लुक एट इट एज इफ इट इज हैपनिंग नाउ, ये हम कहते हैं। तो वो अनुभव जो है, जब वो पूरी तरह से, वो अनुभव जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, वो अनुभव जिसके वजह से तुम्हारे मन शरीर को तकलीफ हो रही है, या तुम्हारी जिंदगी में बाधाएं आ रही है, या जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर उसका रूट कॉज जो है, उसकी कहानी जो है, पीछे जाकर अगर तुम पूरी तरह से देखते हो, एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो वो फाइल क्लियर कर डालते हो। तो ये कर्म संस्कार के फाइल्स रोज मेडिटेटिव अवस्था में जाके हम क्लियर कर सकते हैं। चारू जी, आपको कुछ कहना है? आप कुछ बोलना चाहती हो? यंत्र यंत्र का नहीं समझा मुझे। हाँ, यंत्र जो है ना, जो भी वाइब्रेशन होता है ना, ये वाइब्रेशन के वजह से एक डिजाइन तैयार होती है। जो तो हमारी सांसों की जो वाइब्रेशन है ना, इससे जो डिजाइन तैयार होती है, वो हमारे चित्त में बैठ जाती है, हमारी जो मन में बैठ जाती है, मन में, सबकॉन्शियस में, चित्त में इसकी डिजाइन होती है, उसको यंत्र कहते हैं। अब हमारे मन में पता नहीं, हमारे अंतर मन में कौन सी डिजाइन है बैठी है, और वो जो पूरा अनुभव नहीं लिखा जाता वहां पे, या पूरा स्क्रीन प्ले वहां पे नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको आपण, नाटकाचं काय म्हणतो? देखावा देखावा नाही नाही दृश्य नाही नाही, जे नाटक अख्खं लिखलेलं असतं ना, नाही नाही, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, कथानक कथानक
हाँ, ते स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट अंदर नहीं है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में जो भी कुछ हुआ था, तब तुम्हें जो कुछ फील हुआ था, वो फीलिंग का एक आकार बन के मन में बैठ जाता है। ऑलराइट, चित्त में बैठ जाती, यादें रहती है भावनाओं की, हमारी भावनाओं के रूप में। तो उसका जो रूप है, डिजाइन जो है, उसको यंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। बेबोजाई, यही अनुभूत विषय संप्रमोश ये हो स्मृति सकता है। यस, स्मृति उसी को कहते हैं ना, अनुभव विषय संप्रमोशः। अनुभूत विषय संप्रमोश। बिल्कुल। तो ये कितने अनुभव हमारे चित्त में है, लाखों लाखों अनुभव है ना। तो और स्मृति में सब जाके बैठे हुए हैं, उसका जो दुकान है या उसका जो गोडाउन है, उसको हम स्मृति कहते हैं। हाँ, उस गोडाउन को जहाँ पे हर एक बात जाके बैठी हुई है, उसको कहते हैं स्मृति। So the same so when the consciousness is absorbed in the deeper realms of the mind, there is no external distraction, then the yantra of the breath manifests and becomes a living experience. अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, अभी है उधर, वो यंत्र जाके बैठा हुआ है, उसकी डिजाइन मेडिटेशन में ऊपर भी आती है, हमें दिखती भी है। अब इसका क्या करें? रिफ्लेक्शन ऑन द यंत्र is therefore the process of concentrating the mind until it arrives at the final point of illumination. हर एक कहानी का एक बोध होता है। हर हजारों कहानियां हम लेते हैं, लेकिन बोध नहीं उठाते। जब हम किसी भी कहानी से, किसी भी अनुभव से हम बोध सीखते नहीं, वो अनुभव रिपीट होते रहता है हमारी लाइफ में, जन्म जन्म भी, लेकिन एक ही लाइफ में अगेन एंड अगेन। हाँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैडम मेरी माँ बहुत मुझे सता रही है। फिर कुछ साल के बाद आते हैं, मेरी सास ना, मेरी माँ बेटर थी, इससे तो मेरी सास और खराब है। फिर और कुछ साल बाद आते हैं, फिर बोलते मेरा बॉस ना बिल्कुल मेरी माँ और मेरे सास जैसा है। पैटर्न, right? The experience will get repeated until you learn your lesson. Once you have learned the lesson, it will go away. हाँ, वो जैसे वो रेत पे पानी आते ही जैसे चला जाता है, वैसे। इसलिए तो शुद्धि क्रिया करने को कहते हैं, ताकि वो चले जाए। कब तक रहेगा? Until the point of illumination. अंधकार कब तक है? जब तक लाइट नहीं जलाते। लाइट लग गई तो अंधकार खत्म, अज्ञान खत्म। ज्ञान हो गया तो अज्ञान खत्म। एक बार मैं समझ गई कि ये शांति है, मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकती कि ये शांति है। एक आया हुआ ज्ञान, अज्ञान वापस नहीं हो सकता है, अनलेस कि मैं स्मृतिहीन हो जाऊं। अगर मेरा गजनी हो जाए तो बात अलग है। नहीं तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, एक बार जो मुझे पता चल गया चल गया। गजनी अवस्था में भी याद रहेगा। राइट। On reaching this point of concentration where the yantra becomes manifest, अब हम लोग ध्यान के इतने डीप अवस्था में, समाधि की अवस्था तक जब हम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें ये यंत्र, ये रूप दिख जाता है, एन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी अकर्स। क्या होता है? जब भी हमें कोई यंत्र दिख जाता है, कर्म संस्कार की कोई डिजाइन दिख जाती है, क्या होता है? हम कहाँ हैं? हम ध्यानस्थ है, हम डीप मेडिटेशन में है, जहां पर हमें ये यंत्र दिख गया। तो तब क्या होता है? एन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी हैपेंस। ऊर्जा का स्फोट होता है, ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं। ओके, that I don't know, I hope. An explosion of energy occurs. The same thing is explained in the tantras, where it is stated that the two poles of relativity, तंत्रा में भी यही समझाया गया है। तंत्रा कहता है कि दो विरुद्ध, दो ऑपोजिट पोल्स है, एक है शिव और दूसरा है शक्ति, एक है काल, एक है स्थल। सो शिव एंड शक्ति, टाइम एंड स्पेस
these are polar or opposite poles. They come together, ये एक हो जाते हैं and meet in the nucleus. अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो, 3 लाइंस है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जब भी दो विरुद्ध चीजें, शिव और शक्ति, टाइम एंड स्पेस, ओके, जब दो विरुद्ध चीजें बीच में एक साथ आते हैं, एक यहाँ से निकलता है, एक उधर से निकलता है, और दोनों जब बीच में आते हैं, कम टुगेदर, तो बीच में जो न्यूक्लियस है ना, क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु, वो केंद्र बिंदु बिंदु पे जब वो मिलते हैं तो वहां पे ऊर्जा का स्फोट होता है। क्रिएशन बर्स्ट फोर्थ इनटू एग्जिस्टेंट। तो जो भी होता है ना, वो अस्तित्व में आता है। So a creation happens when both of them get together. जैसे चाइल्ड बर्थ, स्त्री बीज पुरुष बीज एक साथ आ जाए, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और कितना स्ट्रांग है कि उसमें प्राण है, इट इज अलाइव, राइट। अ क्रिएशन इज हैपेंड। हाँ, जब स्त्री बीज और पुरुष बीज आ गए एक साथ, तो क्रिएशन ही तो हुआ, एक नया इंसान की शुरुआत हो गई, राइट। So the creation bursts forth into existence. Hence, you could even say that concentration of the breath's yantra subsequently leads to what people call a mind-blowing experience. All right, whoever wrote this book has a good sense of humor. बोलता है जब ये अनुभव लोगों को होता है मेडिटेशन में, तो वो बाहर आके बोलते हैं कि माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि माइंड लिटरली ब्लो हो गया। ऊर्जा का जो स्फोट हुआ है, जब शिव और शक्ति एक साथ आए, जब काल स्थल खत्म हो गए, एक साथ आ गए, तो जब एक साथ आ गए यानी इंडिविजुअल खत्म हो गए, राइट। तो जब ये होता है तभी इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट साइड हेडिंग, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। अब चलो, मन को हमने देख लिया, मन चित्त का भाग है, और मन कैसे खेल खेलता है, हम सब मन के बारे में काफी सारा पढ़ा है। अब देखते हैं कि ये मन का एकाग्रता यानी क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मंत्र और यंत्र, अगर हम मंत्र जाप करते हैं या यंत्र ध्यान करते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मंत्र और यंत्र ऑफ द ब्रेथ, किसकी, मंत्र और यंत्र किसका है, श्वासों का है। हाँ, ये याद रखना, मतलब ये भूलना नहीं है। सो concentrating on the mantra or yantra of the breath is one of the most powerful methods of introverting the restless mind. अब हमको मन को अंतर्मुख करना है, मन को चित्त के साथ जोड़ देना है। अगर पूरी तरह से अंतर्मुख होना है, तो सबसे आसान तरीका है इस मंत्र और यंत्र का अभ्यास। The process of concentration has been seen इन 4 स्टेजेस। तो ये जो एकाग्रता जो है, इसके 4 अवस्था देखे गए हैं कि बदलती जाती है, प्रोग्रेसिवली चेंजिंग 4 स्टेजेस: प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। शुरुआत होती है प्रत्याहार से, विच इज इंट्रोवर्जन, इट मूव्स ऑन टू कॉन्सेंट्रेशन विच इज धारणा, then it moves on to meditation which is dhyana, and finally transcendence which is समाधि। तो ये मन की अवस्था है। मन एकाग्र होने के बाद भी ये चीजें, प्रत्याहार में क्या होता है, मन जो बाहर था वो अंदर आ जाता है। उसके बाद धारणा, अंदर आने के बाद एक जगह पे बैठ जाता है। उसके बाद ध्याना, वो जगह से हिलता ही नहीं, वहीं पे रहता है। और समाधि, वहां पे वो बस जाता है, which is samadhi. So the word concentration implies one pointedness. एकाग्रता का मतलब होता है एक पे आग्रह होना, right? To remain on one, right? So the word concentration implies one pointedness which increases strength by contraction of volume. अब जब जब एकाग्र रहोगे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। आपने देखा होगा, अगर तुम एकाग्र होकर अभ्यास करते हो तो लर्निंग फटाफट हुआ था 10वीं में, 12वीं में। याद करो अपनी एग्जाम्स को, जब जब माइंड फोकस था तब तब लर्निंग अच्छा हुआ था। ऑलराइट, सो इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन
of volume in the practice of concentration, this is what happens to the mind. तो जब धारणा हम करते हैं, प्रत्याहार और धारणा में मन क्या हो जाता है, ज्यादा ताकतवान हो जाता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. These four distinct stages represent the distances between the two aspects and the poles of the mind and perception. छान हे दिलेलं आहे. म्हणजे मनाची जी अवस्था आहे आणि चित्ताची जी अवस्था आहे, माइंड अँड परसेप्शन, ह्याचे दोन टोकं आहेत. ओके, प्रत्याहार हे एक टोक आहे जिकडे तू शक्ती बरोबर आहेस, आणि समाधी हा दुसरा टोक आहे जिथे शिवा आहे. राईट. आणि हे तू शक्ती तुम्ही विड्रॉ होत 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 जीवाचं शिवाबरोबर एकरूप होणं इज द फोर आस्पेक्ट. ड्यूरिंग प्रत्याहार द टू पोल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस begin to separate from normal conscious perception. अब देखो, जब हम प्रत्याहार में होते हैं, वहां से धारणा में जाते हैं, फिर ध्यान में जाते हैं, तभी देखो आपने देखा होगा कि मैं कहाँ हूं और कितना समय हो गया पता नहीं चलता. भूल जाते कि हम यहाँ पे बैठे हैं. इफ यू रिमेम्बर, अपना ग्रुप मेडिटेशन होता था, तब लास्ट में मुझे बोलना पड़ता था कि कम बैक इनटू द प्रेजेंट. See where you are. Become aware of your existence in this room, in this place, because you have forgotten place. And same with the time. कितना समय हुआ कि कोई अगर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा देख रहा है मेडिटेशन में, तो वो बोलेगा अरे 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला. और जो शून्य में, so there are all of these different perceptions. So what they are saying is, during pratyahar, the two poles of time and space begin to separate from your normal conscious perception. तो हमारी चित्त से काल और स्थल, इसका होश नहीं रहता. इसका अस्तित्व धीरे धीरे निकलते जाता है. ये क्या कब होता है? प्रत्याहार में. इन धारणा they reach their opposite position. टाइम अपनी जगह पे चला जाता है, प्लेस अपनी जगह पे चला जाता है. So they reach their position. In dhyana, they begin to move closer. और ध्यान के वक्त क्या होता है, वो टाइम इधर से निकला, प्लेस उधर, स्पेस उधर से निकला, और दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं. In dhyana, they begin to move closer, and in samadhi, they meet again at the nucleus. केंद्र बिंदु पे वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, काल और स्थल. हा, प्रत्याहारमध्ये त्यांचं अस्तित्व आहे, त्यांची जाणीव हळूहळू कमी व्हायला लागते. धारणामध्ये ते आपल्या आपल्या जागेवर जाऊन बसतात, म्हणजे एकमेकांपासून विलग होतात. हे बघ, तुला टाइमचं भान आहे तर टाइम बरोबर स्पेसचं भान पण असतोच असतो. असं कधीच होत नाही की स्पेसचं भान आहे पण टाइमचं भान नाही. मी कुठे आहे हे मला माहिती आहे, पण किती वेळ झाला हे मला माहित नाही, असं होत नाही. नीट ऑब्जर्व करा. ऑलराइट. सो टाइम एंड प्लेस एक दूसरे के साथ, टाइम एंड स्पेस जुड़े हुए हैं, काल स्थल जुड़े हुए हैं. अब काल स्थल धारणा में अलग हो जाते, वो अपने नॉर्थ पोल पे जाके बैठ जाता है, वो अपना साउथ पोल पे जाके बैठ जाता है. और ध्यान में दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं, और समाधि में केंद्र बिंदु में दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं. देन द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस. और जब ये कालस्थल, जब ये शिव शक्ति एक दूसरे एक हो जाते हैं, तब वो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, जो स्पोर्ट है ऊर्जा का, वो स्पोर्ट होता है. एंड अवेयरनेस ऑफ द मंत्र इज लेफ्ट बिहाइंड इन द रियलिटी ऑफ द फाइनाइट माइंड. तब जाके मंत्र छूट जाता है. मंत्र साधन है. अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन हो गया तो आ गया, तो गपचप बस में से नीचे उतरना है. यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बोट. नदी के इस पार से उस पार तुम्हें ये बोट लेके गई. तुम्हारा मंत्र नदी से तुम्हें नदी के इस पार से उस पार लेके गया. अब उस पार पहुंचने के बाद तुम बोट को अपने कंधे पे उठा के तो नहीं लेके जाते हो, बोट को उधर ही पानी में छोड़ देते हो. मंत्र उसी तरह माइंड के पानी में, माइंड के समुंदर में छूट जाता है. तुम इन्फिनिटी में चले जाते हो, वो इनफाइनाइट में रह जाता है. क्यों वो इनफाइनाइट में रहता है?
क्योंकि वो फाइनाइट है। आई मीन क्यों वो फाइनाइट में रहता है? क्योंकि वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। वो एक साधन है, एक व्हीकल है। मंत्र एक साधन है, यंत्र एक साधन है, तंत्र एक साधन है, योग एक साधन है, सब कुछ साधन है। वहां पे किसी साधन की जरूरत नहीं है। परा में कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो जो भी तुमने ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। जो भी तुमने इकट्ठा किया है सब पीछे छोड़ना होगा। ऑलराइट। एंड then the explosion takes place and awareness of the mantra is left behind in the reality of the finite mind. Thus consciousness breaks out of the limited individual experience represented by soham into the cosmic experience of ओम। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, सगुण में सोहम है, निर्गुण में ओम है। ये सोहम से लेके ओम तक का प्रवास है। दिस इज अ जर्नी फ्रॉम सोहम, फ्रॉम द ब्रेथ टू ओम, टू द इंफिनिटी। क्लियर? किसी को कुछ सवाल पूछने हैं? 5 मिनट और है, फटाफट एक छोटा टॉपिक मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ। आपने देखा होगा, हाय सुचित्रा, आपने देखा होगा कि मैंने अच्छा उसको रेंज नहीं मिल रही है। मैंने कुछ कुछ चीजें आपको भेजी है, दो लास्ट 2-3 पेजेस जो मैंने भेजे, वो उसमें स्किप स्किप लिखा है मैंने, क्योंकि ये वाला अगला चैप्टर है, ये मैं स्किप करने वाली हूँ। पेजेस भेजे हैं, आप चाहो तो पढ़ लेना। अगला चैप्टर दो, अपने पास 4 मिनट है, मैं 4 मिनट में समझा देती हूँ। ऑलराइट, यस। द नेक्स्ट चैप्टर, नो, the journey is from Soham to Om, which is individual consciousness to cosmic consciousness, from individual experience to cosmic experience. Hi Suchitra. हॅलो मॅम, आता मी पुण्यात पोहोचले आणि जॉईन झालेले. हाँ 5 मिनिटं तर 5 मिनिटं. 5 मिनिट, चलो तुझा एक चॅप्टर होऊन जाणार आहे. पुढचा चॅप्टर आहे कोश, पंचकोशाबद्दल आहे पुढचा चैप्टर। और मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, एक्सेप्ट कि ये जो पंचकोशा है 5 एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस है। कोई है दरवाजा बजा। और ये है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसके बारे में भगवत गीता के रीडिंग के टाइम भी काफी बात की है। बेटा 5 minutes my class to get over. Can you please sit for 5 minutes or no? Yeah, you can leave it here. Sit. Or you can go and lie down with Amay. He is inside. पानी वानी पियून के। यहाँ पे एक पेज मैंने जो भेजा है, इस पे एक टेबल बनाया हुआ है, और ये टेबल के 1 2 3 4 भाग है। कोश है, इसका ये मानसिक अवस्था है, शारीरिक अवस्था है, और अनुभव का चौथा स्तर है। तो अन्नमय कोश यानी जो अन्न से बना हुआ है, फूड एंड बॉडी, अन्नमय कोश। और दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जिसको प्राणिक बॉडी कहते हैं। फूड बॉडी और प्राणिक बॉडी दोनों में कॉन्शियस माइंड है, यानी जागृत अवस्था। कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। फिजियोलॉजिकल स्टेट इज वेकफुल अवेयरनेस, हमको सजगता होती है, जो भी कुछ हो रहा है हमको पता है, तो ये वेकफुल अवेयरनेस। और अनुभव कैसे होता है? अवेयरनेस ऑफ द फिजिकल बॉडी, अपने ही शरीर की सजगता, अवेयरनेस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन। अरे यार, अगर खून नहीं पहुंचा तो मुझे पैर में मूंगी आ गई, या तो यार आज मेरा पचन ठीक से नहीं हुआ, या आज मेरा पचन बहुत अच्छा हो गया। तो शरीर की म्हणजे शरीराची जाणीव, शरीराची जाणीव, आपण असल्याची जाणीव, आणि जे काय होतंय त्याची जाणीव म्हणजे अन्नमय कोश आणि प्राणमय कोश। मनोमय कोश आणि विज्ञानमय कोश, मेंटल बॉडी आणि इंट्युटिव्ह बॉडी। ओके, विज्ञानमय कोशाला, हे तुम्हाला पाहिजे तर एक नोट करा, इंट्युटिव्ह बॉडी म्हटलेलं आहे त्यांनी। मनोमय कोश आणि विज्ञानमय कोश हे सुप्त मन आहे, सबकॉन्शियस माइंड। आणि इथे स्वप्न आणि स्वप्न सजगता असते, सजगता आहे पण ती स्वप्न सजगता आहे। सो सबकॉन्शियस माइंड अँड ड्रीमिंग अवेअरनेस। आणि अनुभव कुठले येतात? व्हॉट आर द एक्सपिरियन्स? इट इज एक्सपिरियन्स एज
how do we experience the Manomay Kosh and the Vijnanmay Kosh as awareness of mental and emotional processes. तो जो भी सोचते हैं माइंड से वो हमको पता है कि हम सोच रहे हैं, जो भी फीलिंग होती है, इमोशंस जो होते हैं, वो भी हमको पता है कि हमको ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है. So thoughts and emotions are experienced, and awareness of psychic and causal dimension also. ना मेरे को ऐसे लग रहा था यार नहीं जाना चाहिए आज. या तो मुझे लग रहा था कि मेरा मन कह रहा था नहीं, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, कि मुझे लग रहा था कि यार नहीं जाना चाहिए, या मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं आज जाना ही चाहिए, राइट, एंड समथिंग हैपेंड. तो वो जो अवेयरनेस ऑफ साइकिक एंड कॉजल डायमेंशन, ये हमें मनोमय और विज्ञानमय कोश में महसूस होता है. कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि ये हमने क्यों बोला. हमने बाद में हम सोचते हैं अरे बाप रे ये मेरे मुंह से निकला और वो कितना अच्छा हुआ कि मैंने वो बोल दिया, पर मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ये बोलने वाली हूँ. तो ये हमारा इंट्यूटिव नॉलेज होता है. और आखिरी कोश जो है आनंदमय कोश, ये है ब्लिस बॉडी. ये अनकॉन्शियस माइंड है, यानी सुषुप्ति अवस्था. पहला था जागृत स्वप्न, अब सुषुप्ति अवस्था. डीप स्लीप मेडिटेटिव अवेयरनेस, या तो आप पूर्णतः निद्रा में हो जहाँ पे मन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कोई भी एक्शन में नहीं है, सब कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो ये सुषुप्ति को कहते हैं डीप स्लीप. या तो मेडिटेटिव अवेयरनेस जो ध्यान और समाधि में होता है, ये मेडिटेटिव अवेयरनेस. ओके, और इसका एक्सपीरियंस कैसे होता है? होमोजीनस अवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस. यहाँ पे अनुभव नहीं है, लेकिन हम जब इस अवस्था से बाहर आते हैं तब हम उसको शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं समझा, राइट. इसलिए निद्रा को वृत्ति कहा है पतंजलि ने. लेकिन क्या नींद लगी यार, एक सपना नहीं, कुछ नहीं, मैं कहाँ थी मुझे कुछ पता नाही, मेल्यासारखी झोपले मी, काय उठल्यावर बरं वाटलं. का बरं वाटलं? कारण तुम्ही आनंदमय कोशामध्ये होता आणि अनकॉन्शियस रेल्म आहे, आणि आनंदमय कोश जो आहे हे आत्म्याच्या सगळ्यात जवळचा कोश आहे. आत्म्याच्या जवळ तुम्ही आलात, तुम्ही फुल्ली चार्ज होऊन परत येणार. आणि म्हणून निद्रामध्ये जर झोप घ्यावी तर ती सुषुप्ती घ्यावी. स्वप्न खूप पडली की झोप होत नाही, कारण त्याच्यामध्ये तुमचे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन सगळे ऍक्टिव्ह असतात. ओके, असे हे आपले पंचकोश आहे. आणि वेगवेगळ्या जन्म आपण जसे जसे घेत जातो तसे तसे आपली सजगता हळूहळू हळूहळू बदलत जाते. अगदी डार्विन्स थिअरी आपण बघितली तर माकडाचा माणूस झाला, आपण म्हणतो की नाही. सो माकड होता म्हणजे अन्नमय कोशामध्ये होता, मग हळूहळू त्याचं आणि प्राणमय होता, मग हळूहळू मनोमय तयार झालं, मग विज्ञानमय तयार झालं, मग आनंदमयाचा अनुभव घेऊ लागला. सो असं हे त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. So evolution is the ascendance of the individual awareness from the material realm to the subtler and higher levels of existence, where mind becomes conscious and extends itself into Annamaya Kosha, from Annamaya Kosha to Vijnanmaya to even Anandmaya Kosha. This is the aim of Swar Yoga and nothing else. स्वर योगाचं म्हणणं एवढंच आहे, श्वासाच्या माध्यमातनं सजगता असताना, झोपलेले नसताना, लक्ष दुर्लक्ष इकडे तिकडे नसताना, अन्नमय शरीरापासनं तर आनंदमय अवस्थामध्ये जाऊन पोचवणं, आपल्याला तिथपर्यंत आपण जाणं. म्हणून स्वर योगाचे वेगवेगळे लेवल्स आहे. ऑल राईट, आय थिंक इट्स टाइम अप आणि आपण इथे थांबूया. पुढचा चॅप्टर आहे प्राणवायू, जो परत सुंदर आहे. मी जस्ट लिहायला सुरुवात केली आहे नोट्स त्याचे, आणि पण खरंच खूप छान दिलेले आहे. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, द प्राणवायू. सो व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी 1983. हो, एकदम सिम्पल आणि खूप छान समजवलंय. सो नेक्स्ट वेनसडेला we will be studying about पंचप्राण and पंच उपप्राण. ओके, जे अगदीच या विषयाला नवीन आहेत
थोड़ा सा गूगल करके पंच प्राण के बारे में, पांच प्राण कौन से है, पांच उप प्राण कौन से है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ सको तो पढ़ लेना। ऑलराइट, थोड़ा सा पढ़ोगे तो वी विल मूव फास्टर विद दिस। वैसे मैं पांचों प्राणों के नाम, उप प्राणों के नाम बताती जाऊंगी, लेकिन सारा डिटेल नहीं। हाँ, मेरे पास कल्पना आज नहीं है, माँ के पास गई है। हाँ हाँ जी, चारू जी, बुक, हाँ बुक है मेरे पास है ना? पंचप्राण। हाँ, नहीं आप गूगल पे शॉर्ट में जो समझाया है उतना पढ़ लोगे तो भी चलेगा, या वो किताब को संक्षिप्त में पढ़ लोगे तो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि ये स्वर साधना यानी प्राणों को तो समझना बहुत जरूरी है। तो पांचों प्राणों में इंडिविजुअल हर एक प्राण क्या क्या करता है, ये सब हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्वर योगा में हर एक प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, इनका क्या काम है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरी ब्यूटीफुली इट इज एक्सप्लेन्ड। मतलब आज सुबह ही मेरे को टाइम ही नहीं मिला हफ्ता भर, ये मैं लिखने बैठी एंड इट्स ऑलरेडी ब्लोन माय माइंड दैट कभी ये सोचा ही नहीं था। सो इट्स ब्यूटीफुल, which we will read next Wednesday. Alright, चलो रुकते हैं या चलो, thank you very much everybody and I'll see you tomorrow for Bhagavad Gita.